कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जो 8वां अध्याय है, जो जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और पिछली कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों होती है और जनन क्या है। और जनन के कई प्रकार हैं, जिसमें मुख्य रूप से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो मुख्य विधियां हैं जनन की। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में जाना। अलैंगिक जनन जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जनन के लिए, अर्थात एकल जीव के जरिए ही जनन हो जाता है, संतति नई संतति बन जाती है। तो जो ऐसा जनन प्रणाली है जिसमें केवल एकल जीव की मदद से ही नई संतति पैदा हो, उसे हम अलैंगिक जनन प्रणाली कहते हैं। और अलैंगिक जनन प्रणाली में भी कई प्रकार हैं, जैसे विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या जिसे पुनर्जनन भी कहते हैं, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन आदि। आज की कक्षा में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन का ठीक विपरीत है। अलैंगिक जनन में नई संतति पैदा करने के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, एकल जीव ही संतति बना सकता है। किंतु लैंगिक जनन प्रणाली में दो व्यष्टि की आवश्यकता होती है। दो व्यष्टि अर्थात दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है जो एक ही जाति के होते हैं। तो दो एक ही जाति के दो जीव, जिसमें से हम एक को नर और एक को मादा कह देते हैं, दो ये व्यष्टि मिल करके नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन प्रणाली में दो व्यष्टियों की, दो जीवों की, जिन्हें हम नर या मादा के रूप में परिभाषित करते हैं, की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है? जो लैंगिक जनन प्रणाली है, ये जीवों में विभिन्नता को और पुष्ट करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में जीवों की जो उपस्थिति है, जीव अपने को बनाए रखने में यदि सक्षम है, तो उसका कारण है जीवों में जनन की क्षमता। जीवों में जनन की क्षमता की वजह से ही उनका अस्तित्व सृष्टि में बना रहता है। तो ये अस्तित्व जितना जीवों में विभिन्नता होगी, जब हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था कि विभिन्नता क्यों आवश्यक है, तो जितनी ज्यादा विभिन्नता होती है, जीवों की जो जाति है उसके सुरक्षित रहने में, उसके बने रहने में वह ज्यादा सक्षम होती है। तो लैंगिक जनन प्रणाली जो होती है, यह जीवों में विभिन्नता को ज्यादा इंगित करती है। अलैंगिक जनन प्रणाली के तहत जो नई संतति होती है, उस संतति में और जनक में बहुत विभिन्नता नहीं होती है। तो उनके अस्तित्व पर बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रहेंगे, इसकी संभावनाएं कम होती है। किंतु लैंगिक जनन प्रणाली के अंतर्गत चूंकि दो जीव मिलते हैं, तो जो जनन के अंतर्गत हमने जाना है कि नई संतति तो उत्पन्न होती ही है। मूलतः जो प्रत्येक जीव के अंदर डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में, प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो डीएनए में जो जीन होते हैं और डीएनए पर भी जीन मिलते हैं, ये जीन जो है वो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। यानी मेरे अंदर जो गुण है वह मेरे गुण आगे की संतति में ले जाने का काम डीएनए ही करते हैं। तो जो डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार कर जनन प्रक्रिया में मूलतः डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, दूसरा डीएनए भी तैयार होता है दूसरी कोशिका के भीतर। वह डीएनए की प्रक्रिया जब बनने की होती है, तो उस प्रक्रिया के में कुछ भिन्नता आ जाती है। डीएनए बनने में मूल डीएनए से कुछ भिन्न होता है। उसकी मूल बनावट तो सेम होती है, मतलब ये दो शब्द होते हैं, एक समान और एक समरूप। तो डीएनए दोनों समान होते हैं, जीव तो समान होते हैं, पर देखिए समरूप नहीं होते। समरूप अर्थात मेरे जैसी, मेरी संतति ठीक मेरे जैसी होगी, यह देखने को नहीं मिलता है। मेरे जैसे आकार होगा, मेरे समान होगा, पर मेरे समरूप नहीं होगा। मेरी सोच नहीं होगी, मेरी वाणी नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो अगर मेरी संतति मेरे बगल में खड़ी है तो भिन्नता ही नहीं हो पाएगी कि ये प्रदीप शुक्ला है या उनकी संतान है।
तो संतान और प्रदीप शुक्ला में यानी जनक में और संतति में भिन्नता नहीं रह जाएगी यदि समरूप होंगे। तो जब जनन की प्रक्रिया के तहत नया डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, तो जो डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है, जो संतति होती है, वह जनक से कुछ भिन्नता लिए हुए होती है। और उस भिन्नता का कारण क्या होता है कि डीएनए बनने की प्रक्रिया में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया में पूर्ण यथार्थता नहीं होती है। अर्थात हर बार वो रासायनिक अभिक्रिया सेम एक जैसी हो सभी जीवों में, ऐसा नहीं होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया में यथार्थता, पूर्ण यथार्थता का अभाव होना डीएनए के ब्लूप्रिंट में भिन्नता का आधार होता है। और डीएनए के ब्लूप्रिंट में जब अंतर आ जाता है, तो वही कारण बनता है जीवों के दो अलग एक ही जाति के दो जीवों में भिन्नता का आधार बनता है। तो लैंगिक जनन प्रणाली में दो जीव चूंकि मिलते हैं, एक नर और एक मादा के रूप में जाना जाता है। तो नर और मादा के मिलने पर तो नर के अंदर जो जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाला हिस्सा है, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, और मादा के शरीर में पाया जाने वाला वो हिस्सा जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक पहले तो दो अलग अलग जीवों हो गए, तो इन दोनों में भिन्नता हो गई। अब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जो नई रचना बनाते हैं, वह उन दोनों से भी भिन्न होता है, तो उसमें कुछ और भी भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे संतति आगे बढ़ती है, जैसे जैसे जनक से संतति पैदा होती है, फिर वो संतति जनक के रूप में हो जाती है, फिर उस जनक से नया संतति होता है, तो विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। और ये विभिन्नता क्या करती है, किसी जाति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से लैंगिक जनन प्रणाली विभिन्नता को बनाए रखने के लिए, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा उपयोगी है। अब हम लोग ये जो लैंगिक जनन प्रणाली है, इसको सबसे पहले पुष्पी पौधों में पढ़ते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्पी पौधे, जिन्हें हम आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। देखिए, बीज पैदा करने वाले दो तरह के पौधे होते हैं, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म, यानी एक आवृत्त बीजी और एक अनावृत्त बीजी। आवृत्त बीजी क्या होते हैं, वो सपुष्पी पौधे होते हैं, फूल होते हैं। इनमें जो बीज होता है वो ढका हुआ होता है, और जो अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं उनमें बीज ढका हुआ नहीं होता है। तो हम लोग आवृत्त बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म, जिसे हम सपुष्पी पौधे कहते हैं, जिनमें बीज ढका हुआ होता है, उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, इनमें भी नर और मादा ये दो अलग अलग जीव होते हैं। पर किसी किसी पौधे में नर और मादा एक ही पुष्प में, एक ही पौधे में पाए जाते हैं, और किसी किसी पौधे में नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। मादा पुष्प जिस पौधे में पाए जाते हैं एक ही जाति के, वो अलग होता है। जैसे हम मनुष्यों में अगर समझें, तो मनुष्य में पुरुष, नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो नर पौधा है, वो नर पौधा है क्यों? उसका जो मूल कारण है, जिस वजह से वो नर पौधा कहलाता है, उसकी वजह है उस पौधे में पाया जाने वाला नर जनन अंग। और वो नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। इसी प्रकार से जो मादा पुष्प हैं, जिनके आधार पे हम किसी पुष्प को मादा पुष्प कह सकते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं, उसका मूल कारण होता है उसमें पाया जाने वाला मादा जनन अंग, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर यदि है किसी पुष्प में, तो यानी वो नर पुष्प है, और स्त्री केसर अगर किसी पुष्प में है, तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग या मादा पुष्प है। किसी किसी पौधे में नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सरसों है, गुड़हल है। इन पौधों में नर अंग यानी पुंकेसर और मादा अंग यानी स्त्री केसर एक ही पुष्प में मिलते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी, क्योंकि दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दोनों एक ही पुष्प में मिल जाते हैं, इसलिए हम ऐसे पौधों को उभयलिंगी कहते हैं। किंतु निश्चित रूप से जिन पौधों में
पुल्लिंग यानी नर पुरुष नर भाग अलग होता है और पौधा ऐसा जिसमें मादा भाग अलग होता है उसे हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। तो हम लोग जो बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी ने जाना कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग, अगर पूछा जाए कि पुष्प के जनन भाग क्या कहलाते हैं तो उत्तर होगा पुंकेसर एवं स्त्री केसर। इसमें पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जनन भाग है और स्त्री केसर वो पुष्प का मादा जनन भाग है। ठीक है, तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता या तरबूज। पर ऐसे पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हो, जैसे गुड़हल और सरसों, तो उन्हें हम कैसा पुष्प बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, अभी जो पुंकेसर होते हैं, ये देखिए जो पुष्प, ये एक गुड़हल का फूल है, उसकी अनुदैर्ध्य काट है और इसमें आप देखिए कि नर जनन अंग ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम पुंकेसर कहते हैं और ये मादा जनन अंग है। ये यहां से लेकर के ये पूरा आप देख रहे हैं, ये जो बीच का हिस्सा है जो नीचे फुला हुआ है, फिर बीच में एक लंबी सी डंडी है और फिर ऊपर का हिस्सा भी फुला हुआ है, ये मादा जनन अंग है। ठीक है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे हिस्से बगल में इसके, ये इसी तरह सीधर पे ये पुंकेसर है, ये नर जनन अंग है। ठीक है, तो ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के ऊपर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इसे परागकोश कहते हैं। इसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं, ये परागकण ही नरयुग्मक होते हैं। नरयुग्मक क्या होते हैं? परागकण। और ये जो आप ये मादा जनन अंग देख रहे हैं जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये फुला हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो वर्तिकाग्र के नीचे एक पतली सी डंडी चली आ रही है, इस नीचे फूले हुए हिस्से तक, इस बीच के हिस्से को जो डंडी नुमा है इसको हम वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तिका है और वर्तिका के ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र है और नीचे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंडाशय। तो ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, अर्थात मादा जनन अंग का। और ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा दूसरा जो नर जनन अंग है, इसमें मैंने बताया ये परागकोश है। परागकोश के नीचे जो डंडी है इसको हम तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये परागकोश और ये डंडी जो तंतु है ये पूरा मिलकर के क्या बनता है? ये पुंकेसर। और परागकोश के अंदर जब ये फूट जाता है तो छोटा छोटा बहुत महीन पाउडर जैसी रचना आपके हाथ में लगती है, उसे हम लोग परागकण कहते हैं, वो नरयुग्मक होता है। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर मादा युग्मक होता है और ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर नर युग्मक होता है। तो इस नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलन होना यानी निषेचन, जो परागकण है, परागकोश के अंदर क्या है? नर युग्मक परागकण। परागकण के अंदर नर युग्मक होता है और ये अंडाशय के अंदर मादा युग्मक होता है। तो मादा युग्मक का नर युग्मक से जो मिलन होता है उसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद फिर जायगोट बनता है, युग्मनज जिसे बोलते हैं, और युग्मनज के बाद फिर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है जिससे नए संतति की उत्पत्ति होती है। तो ये रचना इसकी रही जिसको यहाँ लिखा हुआ है, जिसको हमने आपको बताया। ये स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। पुष्प है, पुष्प का केंद्र है। देखिए आप इसके पहले इसकी और अन्य चीजों को आप जानते हैं, जैसे बाह्य दल है, ये जो बाहर का ये हिस्सा है, पंखुड़ियां बड़ी बड़ी, इन्हें हम दल बोलते हैं। ठीक है, और पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में चर्चा हो ही गई। तो पुष्प का जो मादा जनन अंग है उसे स्त्री केसर कहते हैं। 3 भागों से बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, मध्य में जो लंबा भाग है ये वर्तिका है, शीर्ष भाग जो है ऊपर का सबसे वो ये वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र प्राय चिपचिपा होता है। तो होता क्या है कि ये जो नर युग्मक है, ये जो नर जनन अंग है, इसके परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, ये जब परागकोश फूट जाता है तो इसके अंदर से परागकण निकलते हैं और ये परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। और वर्तिकाग्र क्या होता है? चिपचिपा होता है, तो इसलिए वो परागकण इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने के बाद क्या होता है कि वो परागकण, ये देखिए यहाँ पर जो स्त्री केसर है इसको अलग कर दिया गया है। ये अंडाशय था, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र पर देखिए नर जनन अंग के परागकोश में पाया जाने वाला परागकण फूट करके आकर के वर्तिकाग्र पर गिरा है और ये चिपचिपा होता है वर्तिकाग्र, इसलिए इस पर चिपक गया है।
चिपकने के बाद क्या होता है कि चूंकि चिपचिपा होता है तो ये परागकण में नमी की वजह से एक जगह से फूट जाता है और फिर वहां से एक पराग नली निकलती है। परागकण से क्या निकलती है? पराग नली। और इस पराग नली में ही देखिए आप, ये नर युग्मक है जो परागकण के अंदर रहता है, वो नर युग्मक, वो पराग नली के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ते हुए, और ये पराग नली क्या होती है? ये अंडाशय में आकर के मादा युग्मक जहां होता है वहां तक पहुंचते हैं पराग नली, और ये जो नर युग्मक है इस पराग नली के माध्यम से आकर के इस अंडाशय में मादा युग्मक जो है अंडाणु उससे मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है।